वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा सेशन बनेगा बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे का ध्यान 100% यहां, बाकी सब काम बंद कर दीजिए भाई। फिजिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं बच्चों क्या चीज है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहली चीज जब आप फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, तो तीन चीज यहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहली चीज है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या चीज है, तो आपको क्वेश्चन होगा ना। तो देखो, सबसे पहला आएगा सॉलिड, इसके बाद आता है लिक्विड। देखो बहुत इजी है, आप सिर्फ ध्यान रखिए, 100% ध्यान रखो तो बहुत इजी है। सॉलिड, उसके बाद आएगा लिक्विड, उसके बाद आएगा वेपर। तो तीन चीज होती है, सही है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्जन, या फिर यहां पे आप वेपर लिखो या गैस लिखो, दोनों चीज एक ही है। ऑलराइट, पहला कन्वर्जन कौन सा होगा? सबसे पहला कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, उसके बाद लिक्विड टू वेपर या लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, तीसरी चीज क्या है बच्चों? सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन। तो तीन टाइप के फेज ट्रांसफॉर्मेशन जनरली होते हैं। कौन से तीन टाइप? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन, सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन। तो ये तीन बच्चों बेसिक टाइप्स है। बेसिक टाइप, सबसे बेसिक वाला टाइप्स कि यहां से फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहां फेज चेंज हुआ। देखो, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज, लिक्विड फेज से वेपर फेज, सॉलिड फेज से वेपर फेज, मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो अब हम जो इक्विलिब्रियम बच्चों पढ़ेंगे ना, वो इक्विलिब्रियम इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो 100% बच्चों ध्यान यहां रखना, बहुत मजा आने वाला है। एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस लेक्चर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो सबसे पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। कौन सा टॉपिक स्टडी करना है अभी बच्चों? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो आपकी नोटबुक में लिखिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम लिखा। अब देखो, अब ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता क्या है? सबसे पहले देखो, यहां पे हम लोग एक कंटेनर लेंगे। ये क्या है? हमारा एक कंटेनर है। राइट, कंटेनर में बच्चों पानी भर रहा हूं। ये मैंने भरा पानी यहां पे, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे से देखो, कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या भरा आपने यहां पे बच्चों? पानी भरा। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ देख के सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं लाना। सबसे पहली चीज क्या करो? पानी भरो। कंटेनर लिया, पानी भरा, उसके अंदर बच्चों एक आइस क्यूब रख दीजिए। ओके, ये मैंने एक आइस क्यूब, बहुत बड़ा सा आइस क्यूब बनाया, यहां पे रखा आइस क्यूब। ओके, डन। अब मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया, मतलब एक क्लोज कंटेनर बना दिया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या? यहां से ये जो बाउंड्री है बच्चों, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ना, इसे बाउंड्री बोला जाता है। ये जो बाउंड्री है बच्चों, ये बाउंड्री हीट एंड मास दोनों को ट्रांसफर नहीं होने देगी। मतलब कि सराउंडिंग से सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सराउंडिंग हो गया। सिर्फ अच्छे से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से देखो। ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग, बाहर का सब सराउंडिंग हो गया। इन दोनों के बीच में हीट एंड मास का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब मैंने ये कंटेनर को रखा है 273 केल्विन टेम्परेचर पे। अब अगर आप इसे सेल्सियस में निकालोगे तो वो आएगा नियरली 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका प्रेशर जो रखा हुआ है वो है 1 atm प्रेशर।
ये फिक्स है बच्चों। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, यहां पे मैंने जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल के लिए ये चीजें फिक्स है। टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 273 केल्विन टेम्परेचर, ओके। एंड प्रेशर कितना रखना है आपको? 1 atm प्रेशर रखना है। अब क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे होगा क्या, तो ध्यान से देखिए। इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, ये जो आइस है ना, उसका मास मैंने इनिशियली मास मैंने मेजर किया था, मान लीजिए वो था 10 ग्राम, ओके। आपको जेएमई लिखना है, आप फिजिक्स में पढ़े हो, स्मॉल जी लिखना है ऐसे। एंड वाटर का इनिशियल मास था 100 ग्राम। मैंने इनिशियल मास दोनों के मेजर किए कि आइस जो रखा था उसका मास था 10 ग्राम, जो पानी भरा था उसका मास था 100 ग्राम। अब मैं जब 1 घंटे के बाद देखूंगा ना, आफ्टर 1 आवर, देन ऑल्सो आइस का जो मास होगा बच्चों वो तो 10 ग्राम ही रहेगा, एंड जो वाटर का मास होगा वो 100 ग्राम ही रहेगा। मतलब कि मास ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मास आइस का भी चेंज नहीं हुआ, पानी का भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऐसा क्यों पानी, क्यों जो आइस था वो पानी में नहीं चला गया? ओके, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब यहां से शुरू होती है हमारी स्टोरी। हम सर आपको समझ में आया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर को कितना टेम्परेचर दिया, मतलब कितना टेम्परेचर पे रखा उसको, 273 केल्विन टेम्परेचर पे। कितना प्रेशर पे रखा? 1 atm प्रेशर पे। ये हमने क्या बनाई बच्चों? बाउंड्री बनाई। इसके अंदर हमने क्या रखा? अच्छा खासा एक आइस क्यूब रखा जिसका इनिशियल वेट 10 ग्राम था, पानी का वेट 100 ग्राम था। अब मैंने टाइम जाते मतलब 1 घंटे के बाद चेक किया ना, तब भी दोनों का मास तो मुझे इतना ही मिला, 10 ग्राम एंड 100 ग्राम। मतलब के मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या आता है? ऐसा क्यों हुआ? तो देखो यहां पे होता क्या है, ये टेम्परेचर पे, ये प्रेशर पे। अब मैं आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, इजी है, कुछ है नहीं यहां पे डिफिकल्ट। यहां पे होगा क्या, अब थोड़ा कार्टूनिश बिहेवियर करना पड़ेगा यहां पे। लाओ चलो, थोड़ा बड़ा आइस क्यूब मैंने बनाया, ऐसा फिगर नहीं देखने को मिलेगा कहीं पे। अब ले लो कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी बुक उठा लो, इस टाइप का फिगर नहीं देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये आइस क्यूब वाला मतलब आइस का पार्टिकल है, H2O आइस के फॉर्मेट में। अब बाहर क्या है बच्चों? बाहर तो पानी है ना। अच्छे से देखो, समझो, पानी वाला जो पार्टिकल है H2O, उसे मैंने एक स्विमर की तरह बताया, ओके। ये H2O लिक्विड वाला पार्टिकल, ये H2O सॉलिड वाला पार्टिकल। अब होगा क्या बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये जाके नजदीक जाके ये सरफेस पे जब चिपकेगा ना, तो ये अंदर पानी में आके तैरना शुरू कर देगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अंदर कुछ नहीं हो रहा, सरफेस पे जो हो रहा है वो सारी बातें कहां पे हो रही है बच्चों? सरफेस पे हो रही है। जो स्विमर था, H2O लिक्विड जो स्विमर पार्टिकल था, वो जाके सॉलिड की कांटेक्ट में आते ही वो कहां पे चला गया? सॉलिड में चला गया। तो सॉलिड वाला एक पार्टिकल कहां आएगा? लिक्विड में आएगा। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, यहां पे क्या हो रहा था? H2O लिक्विड था, वो गया कहां पे? H2O सॉलिड में। तो H2O सॉलिड था, वो कहां पे आया? H2O लिक्विड में। जितना H2O लिक्विड का पार्टिकल H2O सॉलिड पे जाके चिपकेगा, मतलब H2O सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उतना H2O सॉलिड का पार्टिकल्स पानी में वापस आएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है लिक्विड सॉलिड या फिर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ध्यान रहेगा ना बच्चों? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, एक्चुअली एक नहीं दो वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मेल्टिंग पॉइंट। आज आप लोगों को एक चीज क्लियर करवा देता हूं। दूसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। कई सारे बच्चे ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आप साइंस पढ़ोगे ना, तो साइंस में ये दोनों वर्ड्स आप फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो। पहला वर्ड कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा वर्ड कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट।
तो क्वेश्चन ये आता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो पानी के लिए फॉर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन इज कंसिडर एज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? इतने टेम्परेचर पे आप देखो 0 डिग्री था ना इसका टेम्परेचर, तो 0 डिग्री पे हमारा H2O सॉलिड जो है वो मेल्ट होके H2O लिक्विड बन सकता है। सही है ना? हो तो रहा है। देखो फिर से एक बात, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब रखा है पूरा सिस्टम, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेरा H2O सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि मेल्ट हो सकता है। तो 0 डिग्री को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? अब इससे थोड़ा अपोजिट सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा H2O लिक्विड जो होता है वो H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड में जा सकता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द वाटर। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से दिमाग में गई पूरी चीज? वेरी गुड। सो आई एम श्योर पूरा कंसेप्ट जो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा इक्विलिब्रियम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सारी डिस्कशन कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, पहला वाला चीज क्लियर हुआ, सेकंड वाले चीज पे चलते हैं। चलो, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है अभी? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम या फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, कई बार इसे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम भी बताया जाता है। मैं यहाँ पे सिस्टम वाटर का ले रहा हूं, तो वाटर के बारे में वेपर लिखना सही है, कोई दिक्कत नहीं बात है। चलो शुरुआत करते हैं उसके बारे में पढ़ना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम या फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में। सो बच्चों ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं उतना फोकस करो। ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से मत पढ़ो, फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े ना तो सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर दिया है इसका, वो नहीं करना हमें समझना है टॉपिक को, हमें समझना है उसके कंसेप्ट को। तो सारे बच्चे ये टॉपिक पर्टिकुलरली वीडियो से करेंगे। ऑलराइट, चलो समझाता हूं कैसे काम करना है आपको यहाँ पे। सबसे पहली चीज, मैंने एक कंटेनर लिया, देखो पूरा इक्विलिब्रियम तो कंटेनर से भरा हुआ है, इक्विलिब्रियम में कंटेनर कंटेनर कंटेनर। फिर आप बोलोगे सर जी आप बताओ क्या लेना है? इक्विलिब्रियम का शुरुआत कहां से होगा? एक कंटेनर लिया, क्या भरा उसमें? पानी भरा। हर वक्त तो एक ही काम करते हैं, पानी भरने का काम, पानी भरा। अब देखो आपने उस पानी को एनवायरमेंट में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? खुद से दिमाग लगाओ। पानी जो वाटर होता है, जनरली बुक में ऐसा लिखा मिलेगा वाटर, एंड दो एग्जाम्पल बुक में दिए हैं, एक है वाटर एंड अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो एग्जाम्पल बुक में आपको दिए गए हैं, एक वाटर एंड अल्कोहल, दोनों चीज होती है वॉलेटाइल। नया वर्ड आया, बच्चों का कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट हुआ। वाटर एंड अल्कोहल जो होता है वो होता है वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल क्या चीज है? अ सब्सटेंस which can be easily evaporated. जो सबसे आसानी से इवापोरेट हो जाए, आसानी से इवापोरेट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे आप? वॉलेटाइल। मान लीजिए पेट्रोल लेके आप देखो, पेट्रोल को हाथ में रख के थोड़ी देर ऐसे घूमो, क्या होगा? पेट्रोल इवापोरेट हो जाएगा। अल्कोहल को हाथ में डालो, उसको मतलब थोड़ी देर हाथ में रखो तो वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। कई बार आप देखो, अभी तो जो कोरोना के चलते आप लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हो ना, वहां पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि रब योर, मतलब अल्कोहल को लीजिए, उसको हैंड पे रब कीजिए, 20 सेकंड का वेट कीजिए, हैंड ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में एंड वो इजीली इवोपरेट हो जाता है। ऑलराइट, पानी जो होता है, आप पानी को खुला में छोड़ दो तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद 10 घंटा 15 घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो उसमें से कई सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कई बार तो समर टाइम में पूरे पूरे लेक जो होते हैं वो उसका पानी इवोपरेट हो जाता है। तो ये बात होती है वोलेटाइल सब्सटेंस की। ओके, मतलब अगर मैंने H2O को लेके खुला छोड़ दिया सराउंडिंग में तो क्या होगा? H2O सराउंड मतलब पानी जो है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, खुद का टेम्परेचर राइज करके वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? गैस या फिर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। गया दिमाग में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं बच्चों, ऐसा क्यों होता है। तो जो H2O के जो पार्टिकल होते हैं ना, लिक्विड H2O के पार्टिकल, समझना, लिक्विड H2O के पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा कि H2O का पार्टिकल है वो एकदम डोरेमोन की तरह खड़ा हुआ है, नहीं यार, वो बहुत फास्ट घूमता रहता है इधर उधर। अब जब वो घूमता रहेगा इतना, देखो ये मान लीजिए कि मेरा H2O लिक्विड का पार्टिकल है, ये पूरा कंटेनर है, ऐसा घूम रहा है बहुत फास्ट। जब ये घूमते घूमते ये सरफेस पे आया ना तो इतनी ही स्पीड से वो बाहर निकल जाएगा। अगर उसने सरफेस छोड़ दिया तो H2O लिक्विड का पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिमाग में जा रहा है? कई सारे बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सर समझाओ वो चीज, फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये H2O लिक्विड का पार्टिकल है, ये पूरा बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है बच्चों, ये अभी क्या है? ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा एक सिंगल H2O लिक्विड का पार्टिकल घूम रहा था, बहुत स्पीड से घूम रहा था, देखो देखो घूम रहा है, जैसे सरफेस पे आया बाहर निकल गया, दिमाग में गया। मतलब के अंदर घूम रहे पार्टिकल, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है ना? ये मैंने आपको एक एग्जांपल देखा। अगर आप खुद से दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, खुद से दिमाग लगाओ कि बहुत सारे पार्टिकल हो गए, बहुत फास्ट 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 घूम रहे हैं, जैसे ही वो लोग सरफेस के नजदीक आए, सरफेस छोड़ के बाहर, दिमाग में गया। मतलब ये हुआ कि जो जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगा वो ही इस सरफेस को क्रॉस कर पाएगा। तो इससे एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट नोट करनी है आपको कि जिसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो पार्टिकल तो चले गए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स थे कंटेनर में। 8 नहीं हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। पहले का एनर्जी 100 किलो जूल, दूसरे का 1000 किलो जूल, तीसरे का 30,000 किलो जूल। इस तरह से सबका एनर्जी है। इसका सबसे हाईएस्ट ये निकल गया, ये निकल गया सरफेस से बाहर, मतलब ये वेपर में चला गया, ये गैस में चला गया। अब खुद से दिमाग लगाओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना। आप बोलोगे सर कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं। 100 प्लस 1000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3 करो, या फिर 100 प्लस 1000 बाय 2 करो। क्या हुआ? पार्टिकल निकल गया, हैवी एनर्जी वाला पार्टिकल निकल गया, न्यूमरेटर बड़ा था जो निकल गया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बच्चों रिड्यूस हो जाता है। अब जब सिस्टम का अंदर वाले पानी के सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमैन, फिर से कंफ्यूजन नहीं लाना, नाम है यार, वहां पे पैदा हुआ तो उसका नाम बोल्ट्जमैन रखा। आपको क्या दिक्कत है भाई? काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी होता है, याद रखना, या फिर एनर्जी 3/2 केवीटी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओवरऑल टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्योर अल्कोहल या फिर सैनिटाइजर को हाथ पे लगाते हो, आपको हाथ खुला छोड़ देते हो, जब इवोपरेट हो जाता है ना तो हाथ पे आपको कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। वो ठंडा महसूस होने का रीजन क्या है कि जब लिक्विड इवोपरेट हो जाते हैं, जब लिक्विड इवोपरेट हो जाता है तब हेवी एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकल जाते हैं,
तब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, तब आपको टेम्परेचर में डिक्रीमेंट दिखाई देता है। सही है। इस कंडीशन को मतलब इस एंथैल्पी को जब वो बाहर जा रहा है तो उसी एंथैल्पी को वेपराइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सर यहां से तो लिक्विड वेपर में गया पर वेपर लिक्विड में तो आया नहीं, तो इक्विलिब्रियम कहां से आया? तो जो बाहर जा रहा है उसको बंद करो भाई, लगाओ ऊपर एक अच्छा सा ढक्कन, बंद करो उसे। सिस्टम को कैसे करो? क्लोज। अगेन आपके सिस्टम बाहर से हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, अभी ध्यान रखना। ओके, आगे के केस में भी वही था, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये नहीं रहेगा, पूरी चीज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे खुद से दिमाग लगाओ, मैंने ऊपर से बंद कर दिया तो वेपर तो बनेगा ना, वेपर बना, पर वेपर अब क्या होगा? वो सिस्टम नहीं छोड़ सकता। वेपर बना, सिस्टम नहीं छोड़ सकता। अब वेपर के पार्टिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गए। अब खुद से देखना, दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। ये सारे वेपर पार्टिकल्स, वो थोड़ी ना स्टेडी ऐसे के स्फीयर की तरह चिपके हुए होंगे, नहीं यार, वो तो गैस पार्टिकल है। लिक्विड पार्टिकल से ज्यादा एनर्जी उन लोगों के पास होगी, होगी क्या नहीं होगी? होगी क्या नहीं होगी? हाँ बोलो बच्चों, सही है। मतलब उस पार्टिकल के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो क्या करेंगे? वो भी बहुत फास्ट घूम रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी बहुत फास्ट घूम रहे थे। ये पार्टिकल जाके यहाँ पे टकराया, कोई बात नहीं, ठीक है, वापिस आया बाउंस बैक करके। यहाँ पे जाके टकराया बहुत स्पीड से, वो भी वापिस आया, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर जब उसने जाके लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाया ना, तो लिक्विड बोलेगा आ भाई अंदर आ जा, बहुत तेरे को पड़ी है ना ऐसा आके टकराने की, तो तू अब लिक्विड में आ जा, कन्वर्ट हो जा। जैसा ये गैस वाला पार्टिकल जाके लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, तब वो कहां चला जाएगा? लिक्विड में। दिमाग में जा रहा है बच्चों? सही है। ये गैस का पार्टिकल बहुत स्पीड से घूम रहा था, उसे थोड़ी मालूम है कि नीचे की सरफेस लिक्विड सरफेस है, उतना इंटेलिजेंट तो है नहीं आपके जितना। वो घूमेगा, ऊपर जाके मतलब टकराया, बाजू में जाके टकराया, नीचे जाके टकराया। जब नीचे जाके टकराया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है बच्चों, जब पूरा वेपर से भरा हुआ होगा तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, ये सारी चीज मैंने एक का एग्जांपल दिया, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो लिक्विड की सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर, वीपी। उसी प्रेशर को बच्चों वीपी बोला जाता है। सही है। अब होगा क्या? मेरे वेपर वाले पार्टिकल या फिर मेरे गैस वाले पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं कहां पे? लिक्विड में। वो लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड वाले बाहर आ रहे हैं। जब इसका रेट सेम हो जाए ना, तब आप बोल सकते हो बच्चों लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। लिक्विड से कैसे वेपर में जा रहा है वो मैंने समझाया कि जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा वो बाहर निकलेगा। ये घूमते घूमते जब आके टकराएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो लिक्विड उसके अंदर खींच लेगा। तो उस टाइम पे लिक्विड वेपर लिक्विड में जाएगा, एंड लिक्विड वेपर में कैसे जाता है वो भी मैंने समझाया। तो इन दोनों के बीच में मतलब जितने पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर उतने ही पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए आफ्टर वेपर प्रेशर, तब आप बोल सकते हो कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट थिंग। वो कैसे? अगर आपने यहां से टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो वीपी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा वेपर बनना शुरू हो जाएगा। एक केस शायद वो भी आ जाए कि ढक्कन हिलना शुरू हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये सारी चीजें आपको करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि आप ये काम करोगे रूम टेम्परेचर पे। सही है। आप काम कहां पे करोगे? रूम टेम्परेचर पे या फिर कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऑलराइट, सो दो चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, दो अच्छी खासी चीजें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी। अब तीसरी चीज पे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो डियर स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। लास्ट वाला टॉपिक हो भैया, लास्ट वाला टॉपिक। सब बच्चे थक गए, सर भी थक गए। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जहां पे सॉलिड से वेपर बनाना है। यहाँ पे बहुत इजी एक एग्जांपल दिया है कैम्फर का। कैम्फर देखे हो, कपूर बोला जाता है, आपका रणबीर कपूर का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, वो होता है जनरली सॉलिड फेज में। वो जाता है
कैम्फर डायरेक्टली अगर आपने इसको हीट दिया तो वो जाएगा डायरेक्टली वेपर फेज में या फिर गैस फेज में। फिर से वही बात है, बंद कंटेनर ले लो, उसमें कैम्फर का टेबलेट रख दो, जितना गैस में जा रहा है अगर उतना गैस का पार्टिकल फिर से कैम्फर में वापिस आ जाए एंड जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। दूसरा एक एग्जांपल होता है आयोडीन। आयोडीन डायरेक्टली सॉलिड फेज से कौन से फेज में चला जाता है बच्चों, गैसियस फेज में। अगर वही गैसियस फेज से डायरेक्टली सॉलिड फेज आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। बस तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया है, आई एम श्योर आया ही होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी लगाना यार, भूलना मत। काम करते रहो, आप काम करोगे तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी ना। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।